हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है शिष्टाचार। ठीक है, आज हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? शिष्टाचार। और इसके लेखक हैं भीम सहानी जी। ठीक है बच्चों, शिष्टाचार का अर्थ पता है आपको बच्चों? शिष्टाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पहले मैं परिचय बताऊंगी, फिर गद्य संबंधी बताऊंगी और उसके बाद चैप्टर रीड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी और पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, जो मुहावरे आएंगे, जो कठिन शब्द आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊंगी। कठिन शब्द के अर्थ बताती जाऊंगी, मुहावरे बताऊंगी, जो क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर से वो सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगी। और उसके बाद लेसन ख़त्म होने के बाद चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती बच्चों, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए आप, और आपको सारे सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। भीम सहानी जी का, इनका जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी अविभाजित भारत में हुआ था। ठीक है बच्चों, और इनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई 2003 में हुई थी। परिचय है बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीम सहानी जी ने सामाजिक विस्मयता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। ठीक है, इनकी कृतियाँ जान लेते हैं बच्चों। भाग रेखा पहला पाठ, डाक, निशाचर आदि कहानी संग्रह है। झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि उपन्यास हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि नाटक, आज के अतीत आत्मकथा हैं। ठीक है बच्चों, ये थी इनकी कृतियाँ, किसकी? भीम सहानी जी की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब गद्य संबंधी उन्होंने क्या संदेश हमें देने की कोशिश की है इस पाठ के जरिए। गद्य संबंधी है, चरित्रात्मक कहानी है, जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण कहानी है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से सहानी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कठिन शब्द लिखने के लिए, क्वेश्चन आंसर समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हम इस पाठ को। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ गई। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए। अनथक यानी कि बिना थके, क्रुद्ध यानी कि गुस्से, श्रीमती यानी कि वाइफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं भीम सहानी जी कि 3 दिन की खोज यानी कि बिना थके हुए बाबू राम गोपाल जो हैं एक नौकर ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है, उनकी जो पत्नी थी पहले से बिगड़ी हुई थी तो और भी बिगड़ जाती हैं। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। ठीक है, अब वो पलंग पर बैठी हुई हैं। पलंग पर बैठे बैठे उनकी श्रीमती जी जो हैं बाबू राम गोपाल जी की, वो उसको सिर से पांव तक देखती हैं। किसको? नौकर को देखती हैं और देखते ही मुंह फेर लेती हैं। बच्चों, मुंह फेरना मुहावरा आया है, यानी कि ध्यान न देना। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग कठिन शब्द मुहावरे, और यानी कि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं श्रीमती जी। ठीक है, किसकी श्रीमती जी? बाबू राम गोपाल जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? अपने पति से क्वेश्चन करती हैं श्रीमती जी कि ये बनमानुस यानी कि बंदर की तरह दिखने वाला बनमानुस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या लोगों से छुपाती फिरूँगी? अब कहती हैं श्रीमती जी, मैं इसे काम वगैरह लूँगी कि लोगों से छिपाऊँगी? क्वेश्चन करती हैं। ठीक है, इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। क्या कहते हैं वो? जानती हो तलब क्या होगी? तलब यानी कि पगार से है यहाँ पर, केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को समझाते हैं, आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई है तो सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा? 12 रुपये इसकी तलब है। ठीक है, 12 रुपये इसकी पगार है। आगे देखते हैं। तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली।
अब यहाँ पर श्रीमती को जी को कहीं ना कहीं शक हो रहा है, कह रही हैं काम भी तो ऐसा ही करता होगा, इतनी सस्ता पगार ले रहा है तो, या मैं नहीं जानूँ, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई। मुहावरा आया बच्चों, फिर से मुहावरा आया है, भौवें चढ़ जाना यानी कि गुस्से में हो जाना। ठीक है बच्चों, गुस्से में हो जाना। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी, यानी कि अपने पति से फिर से क्वेश्चन करती हैं और कहती हैं काम करना मैं ही सिखाऊं क्या इसे? अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो इसे निकाल दूंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वो कहती हैं अपने पति से कि मुझ पर थोड़ी दया करो, एक दूसरे नौकर की खोज में रहो और जब नया नौकर मिल जाएगा तो इसे हम निकाल देंगे। ठीक है, ये सारी बातें वो अपने पति से करती हैं। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। बाबू रामगोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल छेप पूछने लगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें होने के बाद जो बाबू रामगोपाल जी हैं वो अपने कमरे में चले जाते। ठीक है, कहाँ चले जाते बच्चों? क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, तो आपको लिखना है कि कमरे में चले जाते। ठीक है, दहलीज यानी कि दरवाज़ा, कुशल छेप यानी कि युग्म शब्द आया बच्चों यहाँ पर, यानी कि नाम पता गांव हालचाल जिस कहते हैं वो पूछने लग जाते हैं। कुशल छेप लिख लीजिए आप लोग, युग्म शब्द भी है और यहाँ पर नाम पता और हालचाल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो है। कौन कुशल छेप पूछने लग जाता है? जो श्रीमती जी हैं वो नौकर से कुशल छेप पूछने लग जाती, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या है, सारी चीज़ें पूछने लग जाती। ठीक है, कहाँ पर? दहलीज पर, यानी कि दरवाजे पर ही। नौकर का नाम हेतु था। ठीक है, नौकर का नाम क्या था बच्चों? हेतु था। अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। कहाँ से आया था वो? शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। और इसकी विशेषताएं देख लीजिए, अंडरलाइन करते जाइएगा। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह के दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। अब यहाँ पर उसकी विशेषताएं हैं, कैसा था हेतु? उसकी चपटी नाक थी बच्चों, छोटा सा माथा था, बेतरह के दांत थे, मोटे से हाथ थे, छोटा सा कद था। ठीक है, ये थी हेतु की विशेषताएं। आपको हेतु की विशेषताएं भी लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है, अंडरलाइन कर लीजिए। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था, यानी कि श्रीमती ने जो पहले ही पैराग्राफ में कहा था ना बनमानुस, तो सही में गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोलती है, अब दोनों कान खोलकर सुन लो, जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। अब यहाँ पर वो अपने उंगली की पिस्तौल बनाती हैं और कहती हैं, उसकी छाती की तरफ दागते हुए कहती हैं कि तुमने चोरी वोरी की ना तो सीधे कहाँ भेज दूंगी? हवालात में भेज दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। चोरी चकारी यहाँ पर युग्म शब्द आया बच्चों। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीमती जी उसको कहती हैं कि तुम्हें यहाँ काम करना है तो छोटी छोटी चीज़ों का भी हिसाब तुम्हें देना होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे हैं, गलीज हैं, लपट होते हैं। ठीक है बच्चों, अक्सर करके हम यही सोचते हैं कि नौकर क्या होते हैं? झूठ बोलते हैं। गलीज यानी कि गंदे होते हैं, लपट यानी कि चरित्रहीन होते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। अक्सर लोगों के विचार क्या होते हैं नौकरों के बारे में? अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो आपको लिखना है झूठे होते हैं, गलीज यानी कि गंदे होते हैं, लपट यानी कि चरित्रहीन होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास यानी कि यकीन। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। सभी झूठे होते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसे उसी वक्त से घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यूँ तो घर की उनकी हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी?
श्रीमती जी की हुकूमत थी घर में। जब उन्हें पति देव पर गुस्सा आता था तो अंग्रेजी में बात करती थी, ठीक है। किस पे गुस्सा आता था? पति देव पर गुस्सा आता था, किस में बात करती थी? अंग्रेजी में बात करती। कौन अंग्रेजी में बात करता था? श्रीमती जी अंग्रेजी में बात करती, ठीक है। और जब नौकर पर गुस्सा आता था तो वो गालियों से बात करती थी, ठीक है बच्चों। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए पूरा आप लोग। आपसे पूछा जाएगा कि जब नौकरों पर गुस्सा आता था तो श्रीमती कैसे बात करती थी? गालियों से बात करती थी। और जब पति पर गुस्सा आता था तो किससे बात करते थे? वो अंग्रेजी में बात करती थी, ठीक है बच्चों। समझ में आएगा? चलो देखते हैं आगे। दोनों की लगाम खींच कर रखती थी। मुहावरा है बच्चों, लगाम खींचना यानी कि नियंत्रण रखना। अंडरलाइन कर लीजिए। मुहावरा है लगाम खींचना यानी कि नियंत्रण करना। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे ही नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी, ठीक है। और वो पलंग पर बैठी रहती थी और बैठे बैठे ही हर काम पर नज़र रखती थी। नौकरों के हर काम पर नज़र रखती थी। कौन हर काम पर नज़र रखता था? श्रीमती जी, ठीक है। किसके काम पर नज़र रखती थी? नौकरों के काम पर नज़र रखती थी। बैठे बैठे युग शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया, अपनी चाय में कितने शक्कर चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवेल की शिक्षा के फलस्वरूप उन्होंने नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर श्रीमती के बारे में बात की जा रही है कि श्रीमती क्या करती थी? नौकरों ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितना तेल इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां वो खा गया है, अपनी चाय में कितनी चीनी उड़ेल लिया है यानी कि डाल लिया है। और श्रीमती जी को ना एक जासूसी नॉवल पढ़ने का शौक था बच्चों, ठीक है। इसलिए वो नौकरों के हर काम में षड्यंत्र नजर आता था उनको कि कहीं नौकर षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, तो वो हर चीज़ को इस तरह से देखती थी, ठीक है बच्चों। आगे सब देखते हैं। काम चलने लग गया। हेतु आरोप तो था भी, उस पर उजड़ और गवार भी निकला। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। हेतु कैसा था? आरूप यानी कि कुरूप था, बदसूरत था। उजड़ यानी कि असभ्य था, ठीक है। हेतु कैसा था? आरूप था, उजड़ था और गवार था, ठीक है। और उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों में कांच के गिलास टूटने लगे। मोटे मोटे जो हाथ होते थे उसके, स्थूल यानी कि मोटा हाथ जो था उसके हाथों से क्या गिलास टूटने लग जाते हैं, पर्दों पर धब्बे लगने लग जाते हैं। काम, घर का काम अस्त व्यस्त रहने लग गया। अब घर का काम क्या होने लग गया? अस्त व्यस्त रहने लग गया। अस्त व्यस्त यहाँ पर मुहावरा नहीं, युग शब्द आया बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती। कितनी बार बच्चों? 10-10 बार, ठीक है। बर्खास्त करती यानी कि हटाने, निकालने के लिए बोलते हैं उसको। बर्खास्त करना यानी कि मुहावरा है, यानी कि निकाल देना, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए। बर्खास्त करना यानी कि मुहावरा है, निकाल देना, ठीक है। पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। लेकिन तब भी क्या था? हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए स्थिर पड़ गई। और धीरे धीरे दिन बीतने लगे बच्चों। बाबू राम गोपाल जो थे धीरे धीरे उन्होंने दूसरे नौकर को खोजना बंद कर दिया। नौकर उजड़ और आरूप था। उजड़ यानी कि असभ्य था, और पर दिन में केवल 2 बार खाता था, ठीक है। कितनी बार खाता था वो? 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपये। उसकी वेतन कितनी थी बच्चों? 12 रुपये थी। जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। यदि वो किसी चीज़ का नुकसान करता था तो उसकी तनख्वाह से कट जाता था। दिन बीतने लगे। हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लग गए थे, ठीक है बच्चों। जगह जगह से क्या होने लग गए थे? फटने लग गए थे। युग्म शब्द आया है जगह जगह, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए। मुंह का रंग और गहरा होने लग गया था। उसके मुंह का रंग कैसा होने लग गया था बच्चों? गहरा होने लग गया था। और गांव का भोला धीरे धीरे अब शहरी नौकर में तब्दील होने लग गया था। धीरे धीरे यहाँ युग शब्द आया है। और गांव का ये भोला भाला सा जो हेतु था, नौकर था, वो धीरे धीरे अब शहर के नौकर में क्या होने, बदलने लगा। तब्दील यानी कि बदलने लग गया था, बदलाव होने लग गया था। इसी तरह 3 महीने बीत गए, ठीक है बच्चों। कितने महीने बीत गए? 3 महीने बीत गए हेतु को आए हुए बाबू राम गोपाल के घर पर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। अब यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर, श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था, यानी कि लड़का था, जो अब 4-8 बरस का हो चुका था, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए। कितने बरस का हो गया था? 4-8 बरस का हो गया था, यानी कि मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि बड़ा हो गया ना, ठीक है। बड़ा हो गया था वो।
और प्रथा अनुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे, यानी कि जो श्रीमान और श्रीमती थी उनके बच्चा था उनका, और उसका मुंडन संस्कार होने वाला था। ठीक है, हिंदू समाज में हमारे यहाँ मुंडन संस्कार होते हैं, तो वो प्रथा थी, वो नज़दीक आ रहा था। ठीक है, वो सेलिब्रेट करने वाले थे, वो नज़दीक आने वाला था। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारी होने लग गई थी। पूरे घर में क्या होने लग गया था? पूरे उत्साह से, प्यार से मुंडन की तैयारी होने लग गई थी। किसकी तैयारी होने लग गई थी? मुंडन संस्कार की तैयारी होने लग गई थी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती की आंखों आटे, दाल और घी से हटा रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर वो बेटे से बहुत प्यार करती थी, तो श्रीमती की आंखें कहीं ना कहीं आटा, दाल, चावल में वो पहले देखती थी ना कितना घी पी रहा है, कितना रोटियां निकल रहा है, वो सारी चीज़ें छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने कहीं ना कहीं रंग बिरंगे खिलौने थे, कपड़े, उस पर उन्होंने अपनी नज़रें गड़ा ली। ठीक है, शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। शामियाने यानी कि मंडप वगैरह जो होता है उसका प्रबंध करने लग गए। मित्रों, संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लग गए। ठीक है, किसको पत्र लिखे जाने लग गए? मित्रों और संबंधियों को पत्र लिखे जाने लग गए, और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथ में रहने लग गया। अब जो श्रीमती जी अपनी चाबियों का गुच्छा अपने दुपट्टे के छोर में बांध के रखती थी, वो अब धीरे धीरे किसके हाथों में रहने लग गया? नौकरों के हाथ में रहने लग गया। ठीक है, धीरे धीरे युग्म शब्द आया बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आखिर वह शुभ दिन आ गया। ठीक है, मुंडन का शुभ दिन जो था वो आ गया। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लग गए। मित्र संबंधी मोटरों और टांगों पर बच्चों के लिए उपहार लेकर आने लग गए। अब यहाँ पे मित्र, उनके संबंधी जो थे वो सारे लोग आने लग गए टांगे से। बच्चे के लिए वो उपहार लेकर आने, गिफ्ट लेकर आने लग गए। फूलों, फानुशों और मित्र मंडलियों के हाथ से, विरोध से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। ठीक है, कोई फूल लेकर आ रहा था, कोई फानुस लेकर आ रहा था, मित्र मंडली सब आने लग गई। घर में एकदम खुशी का माहौल हो गया था, एकदम खिला खिला माहौल लगने लग गया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पूछने को भी फुर्सत नहीं मिली थी। ठीक है, अब श्रीमान और श्रीमती जो थे वो काम में इतने व्यस्त हो गए थे, इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें पसीना पूछने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधे श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। उसी समय क्या होता है, जो हेतु रहता है वो बाहर से कहीं से लौट कर आता है और श्रीमान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। अब ये बात कौन कह रहा है बच्चों? हेतु कह रहा है। किससे कह रहा है? श्रीमान से कह रहा है। ठीक है, श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। अब यहाँ पर श्रीमान जो थे वो गेस्ट आ रहे थे, सब उनके वेलकम की तैयारी कर रहे थे, बिजी थे, और उस समय हेतु के इस तरह से बोलता है, वो क्वेश्चन करता है कि मुझे घर जाना है, तो कहीं ना कहीं वो हैरान हो जाते हैं। क्या बात है? क्वेश्चन पूछते हैं उससे, क्या बात है? हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। वो कहता है मुझे घर बुलाया गया है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी दे दे? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ? अब यहाँ गुस्सा हो रहे हैं, कहीं ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे कि आज इतना बड़ा दिन है, मेरे बेटे का मुंडन संस्कार है और तुम्हें छुट्टी दे दूँ? श्रीमान का क्रोध, आगे देखते हैं, उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वट्टी नहीं मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो श्रीमान और श्रीमती हैं कहीं ना कहीं गुस्सा होने लग जाते हैं, कहते हैं तुम्हें छुट्टी वट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी वट्टी युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। अब यहाँ श्रीमान जी कहते हैं कि मेहमान खाना खाने जा रहे हैं और तुम्हें घर जाना है। हेतु फिर खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। अब कहीं ना कहीं हेतु जो था अपनी जगह पे खड़ा रहा, कहता रहा कि मुझे घर जाना है, और इस बात से जो श्रीमान जी थे वो कहीं ना कहीं झुंझला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और भी, जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। अब गुस्सा होकर कहते हैं जाती क्यों नहीं हो, जाओ यहाँ से, छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उसे अछूते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। अब कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और उसके मुंह पर एक चाटा मार देते हैं। कौन मुंह पर चाटा मार देता है? श्रीमान जी। किसके मुंह पर चाटा मार देते हैं? हेतु के मुंह पर चाटा मार देते हैं बच्चों। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था, बहुत ही गलत किया उन्होंने। श्रीमान जी ने इस तरह से नौकर के मुंह पर चाटा नहीं मारना चाहिए था, पहले उससे पूछना चाहिए था भाई क्यों जाना है, क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर उल्लू के पट्टे, यह वक्त तुझे छुट्टी मांगने का निकाला है।
अब कहीं ना कहीं उसे गाली भी देते हैं और कहते हैं उल्लू के पट्टे तुझे अब छुट्टी चाहिए, इस वक्त छुट्टी चाहिए। चाटे की आवाज़ दूर तक गई। बच्चों चाटे की जो आवाज़ थी ना बच्चों, उन्होंने बहुत ज़ोर से चाटा मारा हेतु को और वो बहुत दूर तक जाती है। बहुत से मित्र संबंधी ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा। जो मित्र बहुत सारे आए हुए थे बच्चों, उन्होंने भी देखा और सुना, सारी चीज़ें हुई, मगर यह देखकर भी केवल नौकर को चाटा पड़ा, आंखें फेर ली। आंखें फेर ली मुहावरा है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये बात देखते हैं कि नौकर को चाटा पड़ा है इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वो उसे तुरंता से जागी, यानी कि नींद से जाग गई। हो ना हो इसमें कोई भेद है, मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लपट पर विश्वास कर रही थी। ठीक है, और सब ताले खोलकर उसके सामने रख दिए। इसने ना मालूम किस किस चीज़ पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लग गई। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों में पहले कभी नहीं सुना था। कुछ इस संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ा देखकर श्रीमान को समझाने लग गए कि एक ने हेतु से पूछा, घर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब श्रीमती को भी गुस्सा आ रहा है। वो नींद से जाग जाती है और कहती है मैंने कैसा मूर्ख काम किया है, इस लपट पर विश्वास कर बैठी, ताले खोल के मैंने इसके हाथों में दे दिया, चाबियाँ इसके हाथों में दे दिया, पता नहीं क्या क्या चुरा लिया इसने। बहुत कुछ उन्होंने उसको बोला जो पहले कभी हेतु ने नहीं सुना था। ठीक है, बरामदे में आकर चिल्लाने लग गए, उसको बोलने लग गई कि आज के दिन ही इसे घर जाना है। इस तरह की बातें हुई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जी काम है। अब यहाँ पे हेतु कहता है, बार बार यही कह रहा है कि मुझे काम है, लेकिन बता नहीं रहा है क्या काम है। ठीक है, इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क गया। अब श्रीमती को गुस्सा और भी आ गया, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाने में लग गए, यानी कि जो मेहमान थे ना बच्चों, वो बात को निपटाने में लग गए कि बात को शांत करो, इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। हेतु को चुपचाप ढकेल कर परे हटा दिए। हेतु को चुपचाप से ढकेल दिया उसको और उसे परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। परामर्श यानी कि बातचीत होती है। दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। ठीक है बच्चों, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय उसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया और ना हूँ ना है, चुपचाप इधर उधर ताकने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो उनको लगा कि मुंडन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसका इलाज करेंगे हम लोग, लेकिन उनको लगा कि वो काम में जुट जाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ जाता है, चुपचाप से ताकने लग जाता है। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लग गए। आपे से बाहर होना मुहावरा है, बहुत क्रोध होना। ठीक है, बहुत क्रोधित होना, अंडरलाइन कर लीजिए। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उसे कड़क कर बोले, काम करेगा या किसी को बुलाऊं? ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि काम करेगा या किसी को और को बुलाऊं। हेतु ने फिर वही रट लगाई। ठीक है, कि घर जाना है, घर जाना है। चलिए देखते हैं क्यों घर जाना है उसे, आगे देखते हैं। साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक दो मित्र ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बहुत विघ्न पड़ रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका क्या नाम पता लिख लिया जाए और इसे जाने दिया जाए इसके घर। तो श्रीमान ने डायरी निकाली अपनी, उस पर उसका पूरा पता लिखा, अंगूठा लगवाया, उसे धक्के मारकर उसे निकाल दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोला, अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। पड़ताल यानी कि छानबीन करना शुरू करती है। अपने जेवर, सिल्क की जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन, एक एक करके जो याद आया गिन डाला। ठीक है, अब जो जो चीज़ें याद आ रही हैं बच्चों उनको, श्रीमती जी को, वो सारी चीज़ें गिन डालती हैं। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, बड़ा सा घर होता है तो वहाँ बड़े लोगों के घरों में चीज़ों की सूची नहीं होती है और हर चीज़ उन्हें याद आ सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। एक एक चीज़ जो याद आ रही थी वो याद कर रही थी और बाद में थक जाती हैं वो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उसने उसे जाने क्यों दिया?
वो कहती है अपने पति से, कहती तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकर को यूं जाने देता है क्या? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है। कहने की गुस्सा आ रहा है उनको, पता नहीं क्या क्या लेके गया है। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। अब वो कह रही हैं कि 3 महीने की तनख्वाह उनके पास है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, कितने महीने की तनख्वाह उसके पास है? 3 महीने की तनख्वाह उन्होंने रोक ली है। ठीक है, वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपया तनख्वाह भी क्या चिंता होगी। अब यहाँ पर श्रीमती जी उदाहरण दे रही हैं कि 150 की चीज़ लेके गया होगा वो, तो 20 रुपये की तनख्वाह का क्या करेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे 12 रुपये की तनख्वाह थी, इसके 12 24 36 रुपये होता 3 महीने का, तो 36 रुपये क्या करेगा वो? 100 रुपये का सामान लेके गया होगा, तो उसकी चिंता क्यों करेगा वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम भी अपनी चीज़ को अच्छी तरह देख लो। अब यहाँ पे श्रीमान जी कहते हैं कि तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से देख लो, अगर कोई चीज़ भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। यानी कि कोई चीज़ यदि गायब होती है मैं सूचना तुरंत दे दूंगा। इत्तला यानी कि सूचना तुरंत दे दूंगा पुलिस को। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। अब यहाँ श्रीमान जी कह रहे हैं मैं उसका पता वता लिख लिया हूँ, तुम मुझे बताना कोई भी चीज़ गायब हुई तो। ठीक है, तुम समझे बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। अब यहाँ पर कह रही हैं श्रीमती जी, तुम्हें क्या लगता है कि उसने तुम्हें पता ठीक से लिखवाया है, सही से लिखवाया है क्या? आगे देखते हैं। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम करने की तरह पहले लगा। ठीक है, अब दूसरा नौकर आ जाता है बच्चों, घर का काम जो था पहले की तरह चलने लग जाता है। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ ना मिली तो वो हेतु की गालियाँ देती। अब कोई चीज़ जब नहीं मिलती घर में तो वो किसको गाली देती बच्चों? हेतु को गाली देती। पर श्रीमान धीरे धीरे दिल में अफसोस करने लग गए। अब धीरे धीरे क्या होने, अफसोस करने लग जाते हैं श्रीमान जी। कई बार उनके जी में आया कि उसके पास से पैसे मनी ऑर्डर करके भेज दें। उनके जी में आता है, उनके मन में आता है कि पैसे जो हैं, जो बाकी पैसे थे, सैलरी जो रोक दी गई थी हेतु की, वो उसे मनी ऑर्डर करके भेज दें। किसके मन में आता है? श्रीमान जी के मन में आता है। ठीक है, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते थे। संदेह यानी कि डाउट कहीं ना कहीं होता था उनको, और रुक जाते थे। कहीं ना कहीं श्रीमती से डरते थे और वो इस वजह से वो रुक जाते थे, उसके पैसे उसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे उसको। ठीक है, एक दिन शाम का वक्त था, शाम यानी कि संध्या का समय था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से लौट रहे थे। ठीक है, श्रीमान जी जो थे थक गए थे और वो दफ्तर से लौट रहे थे, जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। अब यहाँ पर धर्मशाला जो होता है यानी कि यात्रियों के रुकने का जो स्थान होता है, धार्मिक स्थल होता है, वहाँ पर बनाया जाता है यात्रियों को रुकने के लिए। तो उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ती है सड़क के उस पार के धर्मशाले के पास हेतु जो है वो खड़ा हुआ है। वही फटे हुए कपड़े, वही स्थिर अरूप चेहरा, यानी कि वही उसका कपड़ा हुआ फटा हुआ वस्त्र था, थका हुआ था चेहरा, अरूप का रूप जो था वो हेतु जो था वो खड़ा हुआ था। उन्हें पहचानने में देर ना लगी, यानी कि श्रीमान जी को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती है। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसकी कलाई को पकड़ लिया। तुरंत उन्होंने क्या किया? हेतु को पकड़ लिया, उसकी कलाई को पकड़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे तू कहाँ था? कितने दिन? गांव में कब लौटा? ठीक है, गांव से कब लौटा? इतने दिन से कहाँ था तू? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया अपना? हेतु ने धीरे से कहा, जी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? जलसे वाले दिन यानी कि उत्सव वाले दिन क्यों भाग गया तू? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं, क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बताओ। हेतु सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहसा यानी कि अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते, यानी कि उसके होठ कहीं ना कहीं कांपने लग गए थे। किसके होठ? हेतु के होठ कांपने लग गए थे, कहीं कहीं बेचारा रोने लग गया था। ठीक है, बार बार आंसू पोंछने का यत्न करता है। यत्न यानी कि प्रयत्न कर रहा था। बार बार यहाँ पे योग शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। मगर आंखें ऐसी झलक आई कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। ठीक है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू इस तरह से आने लग गए कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था, मुश्किल हो गया था। बाबूराम गोपाल पसीज उठे यानी कि दया उत्पन्न हो गई उनके हृदय में। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा क्या बात है,
उसका कंधा सहलाते हुए बोले। अब यहाँ पर उसका कंधा सहलाते हुए श्रीमान जी बोलते हैं, उसको सहलाते हैं, बोलते हैं, जी मेरा बच्चा मर गया था। अब यहाँ पर वो कह रहा है हेतु कि मेरा बच्चा जो है था वो मर गया था साहब, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु ने कहा। अब लड़खड़ाती हुई उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लग जाती है और उससे वो कहते हैं। बाबू राम गोपाल को सुनकर बहुत दुख हुआ। अब बाबू राम गोपाल जो थे उन्हें सुनकर इस बात का बहुत दुख होता। थोड़ी देर तक चुप रहे, खड़े रहे, उसके मुँह की ओर देखते हुए फिर बोले। अब कहीं ना कहीं बहुत ही उनको भी बुरा लगता है और उसकी तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं। अब कहने का श्रीमान को भी दुख हो रहा था, भाई उसका बच्चा मर गया था और मैंने उसके साथ कितनी जाती करी थी, ठीक है, मगर उसने उस वक्त क्यों नहीं कहा। अब वो पूछते उससे कि तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया मुझे, तुमसे बार बार पूछा गया था मगर तुम कुछ बोले ही नहीं। अब यहाँ पर श्रीमान जी कहते हैं उससे कि बार बार हम लोगों ने तुमसे पूछा था, तुम बोले क्यों नहीं। क्यों, हेतु ने धीरे से कहा। जी वहाँ कैसे कहता। अब यहाँ पर जो हेतु है वो कहता, जी मैं कैसे कहता उस समय, खुशी वाले घर में या नहीं कहते, हमारे गांव में इससे बुरा मानते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर बच्चों हेतु ने। यहाँ पढ़े लिखे लोग जो थे इस तरह से बर्ताव कर रहे थे और उजट गवार हेतु जो था उसे इतनी समझ थी कि खुशी वाले घर में इस तरह की बातें नहीं करते हैं, उसके गांव में ये बात बुरी मानी जाती थी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हेतु कहीं ना कहीं समझदार इंसान साबित हो गया है और समाज के जो लोग हैं वो उजट गवार साबित हो गए हैं। किस तरह से उसे मारा पीटा गया, फटकारा गया, उसे जलील किया गया, उसका बेचारा बच्चा मर गया था, वो खुशी वाले घर में नहीं बताना चाहता था बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। और श्रीमान अस्तब और हैरान उस उजट गवार के मुंह की ओर देखने लगे। अस्तब यानी कि गतिहीन होकर, कहीं ना कहीं उसकी बातों को सुनकर श्रीमान जी जो थे कि इस तरह के उजट गवार की बातों को सुनकर वो कहीं ना कहीं गतिहीन हो गए, कहीं ना कहीं सोचने लग गए कि हम लोग पढ़ लिख कर भी इस तरह के व्यवहार करते हैं और ये उजट गवार होकर भी इतनी समझदारी की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब समझदार कौन है यहाँ पर, हेतु जो समझदार है और उसने इस तरह के खुशी के घर में उसने अपने बच्चे के मरने की बात नहीं कही बच्चों, ठीक है। तो कितना अच्छा सुंदर पाठ था ये, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज करा देती हूँ। पेज नंबर 68 ओपन कर लीजिए आप लोग, वो मैं कंप्लीट करा देती हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। तो ओपन कर लिया सब लोगों ने। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए हैं। पहला का है संजाल, और यहाँ पर दिया गया है कि श्रीमती की विशेषताएं हमें लिखनी है। 4 विशेषताएं बच्चों हमें लिखनी है श्रीमती की, ठीक है। किसकी विशेषताएं लिखनी है, श्रीमती की 4 विशेषताएं लिखनी है बच्चों हमें। तो क्या क्या था उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, चैप्टर के पढ़ रहे थे जब हम, तो हमने अंडरलाइन भी कराया था आपको। चलिए बता देती हूँ मैं आपको। श्रीमती की विशेषताएं, पहला है किसी पर विश्वास न करना, दूसरा है पूरे घर पर हुकूमत होना, और तीसरा है पति पर गुस्सा आता था तो अंग्रेजी में बात करना, और चौथा है नौकरों पर गुस्सा आता था तो गालियों से बात करना, ठीक है बच्चों। ये 4 विशेषताएं किसकी हैं, श्रीमती जी की। कौन कौन सी, किसी पर विश्वास न करना, पूरे घर पर हुकूमत होना, पति पर गुस्सा आता है तो अंग्रेजी में बात करना, और नौकरों पर गुस्सा आता है तो गालियों से बात करना, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। खा देखते हैं। विधानों के सामने दी गई चौखट में सत्य और असत्य हमें लिखना है। पहला है, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोला, अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की, ठीक है। तो सत्य है कि असत्य आपको बताना है। दूसरा है, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, सत्य है कि असत्य। और गा है श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार लिखना है हमें। 3 विचार हमें लिखने हैं। वो जो नौकरों के बारे में क्या सोचती थी, कैसे होते हैं नौकर, ये हमें लिखना है, ठीक है बच्चों। खा और गा हमें कंप्लीट करना है। चलिए मैं इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ। खा का देख लेते हैं बच्चों। अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू करी, तो ये सत्य है, हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक में। और दूसरा है, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। जब श्रीमान जी उसको एकदम से अचानक से देखते हैं धर्मशाला की तरफ, तो एकदम से उसका कलाई पकड़ लेते हैं, तो वो देखकर पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें उस दिन क्या हुआ था, तुम क्यों जानना चाहते थे, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तो ये बात सत्य थी बच्चों। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देख लेते हैं, श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार क्या थे बच्चों। नंबर 1 है झूठे, नंबर 2 है गलीज, नंबर 3 है लपट, नंबर 4 है विश्वास नहीं किया जा सकता है, नंबर 5 है हर वक्त नौकरों की तलाश में रहते हैं, ठीक है बच्चों।
तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।